नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम नेशन। आज हम एक लोकसभा की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव लगातार हो रहा है, जिसका दूसरा चरण कल पूरा हुआ है। दूसरे चरण के बाद मतदान के जो प्रतिशत आए हैं उसको देखकर लगता है कि मतदान करने में अभी भी लोग उतनी रुचि नहीं ले रहे हैं जितनी रुचि पिछले लोकसभा में या पिछले विधानसभा में लिया गया था। ये एक काफी ज्यादा जो है निराशाजनक बात है कि भारतीय लोग अभी भी अपने मतदान के प्रति पूरी तरीके से जागरूक नहीं हो रहे हैं। खास तौर पर आदिवासी बाहुल क्षेत्र हो या पिछड़ा वर्ग हो, ये अभी भी अपने मतदान के उपयोग को और उनकी महत्ता को अभी भी वो शायद समझ नहीं पाए हैं या समझना नहीं चाहते हैं। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के दो ऐसे लीडरों की जिनका पूरा कार्यकाल, काफी लंबा कार्यकाल, एक ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है, जो जमीन से लेकर ऊपर तक आए। कैबिनेट मंत्री भी बने, विपक्ष में भी रहे और कई बार इन्होंने कई सारे अच्छे मुद्दे भी विधानसभा में उठाए। ऐसे ही एक नेता, पूर्व सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जी पिछली सरकार में मुख्यमंत्री थे और उन्होंने काफी लंबे लीड से अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन 2023 में कुछ ऐसा हवा में बदलाव आया कि उनकी सरकार उखड़कर 35 सीटों पर आकर गिरी। इसका फायदा क्या हुआ कि 15 साल जो पार्टी सत्ता में थी, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, वो 5 साल तक सत्ता विहीन रही, किंतु 5 साल बाद पुनः से सत्ता में पहुंच गई है। इस बार भाजपा की सत्ता में सीएम के नए चेहरे देखने को मिले और कैबिनेट मंत्री में भी कई नए चेहरे देखने को मिले। ये तो एक आपका आकलन हो गया। अब हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा में द्वितीय चरण में राजनांदगांव में चुनाव हुआ। राजनांदगांव में भूपेश बघेल भारतीय कांग्रेस की तरफ से है और वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संतोष पांडे है। संतोष पांडे पिछली बार के सांसद हैं, लेकिन उनका कार्यकाल शायद उतना संतुष्टिजनक नहीं रहा या लोगों के बीच में वो पहुंचने में उतने सफल नहीं रहे। लेकिन भूपेश बघेल का भी कोई वहां पे बहुत अच्छा प्रभाव अभी तक देखने में नहीं आया है या ऐसा कोई आकलन नहीं अभी दिख रहा है जिससे ये माना जाए कि भूपेश बघेल बहुत बड़ी लीड से जीत रहे हैं। हाँ, जीत हार होगी, उसका जिस दिन नतीजा आएगा सबके सामने होगा, उस दिन सारा आकलन अपनी जगह धरा के धरा रह जाएगा। फिलहाल भूपेश बघेल की बात करें, भूपेश बघेल का पूरा राजनीतिक कैरियर अभी इस वक्त इस लोकसभा चुनाव पर टिका हुआ है। अगर लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल को हार मिलती है तो वो जो एक भारतीय राष्ट्रीय चेहरा होने का जो उनको खिताब मिला हुआ है, शायद वो खिताब छिन जाएगा और वहीं पर उनको शायद इस बार विधानसभा चुनाव में भी उनको जो है संगठन साइड में कर देगा, क्योंकि उनकी ही कुछ नीतियां सफल रही हैं तो कुछ ऐसी नीतियां थी जो असफल हुई, जिसकी वजह से कांग्रेस को अपने यहाँ से सत्ता विहीन होना पड़ा। अब भूपेश बघेल की बात करते हैं तो बघेल का जन्म 23 अगस्त 1961 था और वो 80 के दशक में यूथ कांग्रेस के जरिए जो है सदस्य बने और 17 दिसंबर 2018 को वो सीएम बने। अक्टूबर 2014 से 2019 तक वो पीसीसीएफ के अध्यक्ष भी रहे। हालांकि उनके सीएम बनने के बाद 2019 में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को बनाया गया था। मोहन मरकाम का कार्यकाल कैसा था वो सबको पता है, वो विवादित भी रहा। बाद नए अभी वर्तमान में कांग्रेस में दीपक बैज जो है वो पीसीसी चीफ हैं। अब बात करते हैं कि उनके राजनीतिक जो उनका कैरियर है, वो कैरियर जो है लगभग 1993 से चालू होता है। ये 1993 से 2001 तक मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के निदेशक भी थे। उस वक्त ये अविभाजित मध्य प्रदेश था जहां पर एमपी की सरकार थी। दिग्विजय सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिसमें ये कैबिनेट मंत्री बने। उसके बाद इनको जो है 2003 में भी ये विधायक बने और शासक मंत्री रहे।
2008 में ये जो है हार गए, 2009 में संसद चुनाव में भी एक बार हार चुके हैं। तो अब इनका एक राजनीतिक जो इनका जो करियर है, जो यहाँ पे देखे तो ये भारतीय कांग्रेस समिति सदस्य भी थे, महासचिव भी थे, समन्वयक भी। भूपेश बघेल 1993 में पाटन विधानसभा ये विधान गए, बाद इसी 5 बार विधानसभा विधायक चुने जा चुके हैं। इससे पहले ये आप देखिए तो 1990 से 94 तक जिला युवा कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इनका एक राजनीतिक जो कैरियर है वो काफी फला फूला है। ये कैबिनेट मंत्री है, अविभाजित मध्य में जो जब सरकार दिग्विजय थी उस वक्त भी ये कैबिनेट मंत्री रहे। 2000 में जब छत्तीसगढ़ नवंबर 2000 में जब ये नया प्रदेश का गठन हुआ, उसके बाद ये अजीत जोगी के शासनकाल में भी मंत्री रहे। तो इनका जो एक अनुभव है वो काफी अच्छा है और इनकी शैली लेकिन आक्रामक है। अब वो आक्रामक शैली कई बार जो है वो आपको जीत दिलाती है और कई बार हार भी दिला देती है। 2018 के चुनाव में वही आक्रामक शैली उनको जीत दिलाई थी और 2023 के चुनाव में वही आक्रामक शैली की वजह से वो हार भी गए। तो आपको ये समझना होगा कि आक्रामक शैली कभी कभी आपको पोलाइट भी होना पड़ता है। जनता हमेशा, आप विपक्ष में थे तो आक्रामक शैली आपकी बहुत प्रभावी थी, लेकिन आप सत्ता में आने के बाद भी अगर आक्रामक रहेंगे तो शायद जनता जो है वो उसको स्वीकार नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये हो गए एक पहले नेता। दूसरे नेता का जो राजनीतिक कैरियर दांव पे लगा है वो है बृजमोहन अग्रवाल। बृजमोहन अग्रवाल एक भारतीय जनता पार्टी का और खासतौर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक रसूखदार और एक वरिष्ठ नेताओं में नाम उनका गिना जाता है और वो लगातार लगभग 35 वर्षों से विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं, अपराजेय हैं, यानी वो अभी तक हारे नहीं हैं। तो ऐसे में इस बार रायपुर में भारतीय जनता पार्टी ने बृजमोहन अग्रवाल पर भरोसा जताते हुए उनको लोकसभा का भी चुनाव प्रत्याशी बना दिया है। अब यहाँ पर उनके सामने संसदीय सचिव, पूर्व संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय हैं जो कि कांग्रेस से हैं, वो नवयुवा भी हैं और वो युवा कांग्रेस में भी रहे हैं। तो उनका भी एक अच्छा खासा अनुभव है। हो सकता है कि ये मुकाबला रोमांचक हो, लेकिन अभी तक ऐसा रोमांचक मुकाबला दिखाई पड़ता नहीं दे रहा है, क्योंकि आप ग्राउंड पर उतरते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आपको हर जगह एक तरीके का आपको माहौल दिखता है कि बृजमोहन अग्रवाल का जो एक 35 साल का जो राजनीतिक कैरियर है और उन्होंने जो अचीवमेंट हासिल की है उसका कहीं ना कहीं प्रभाव क्षेत्र में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो इन सब चीज़ों का भी शायद जो असर अभी तक चुनाव में वैसा व्यापक कांग्रेस की तरफ नहीं दिखाई दे रहा है जैसा कि भाजपा की तरफ दिखाई दे रहा है। अब बात करें हम उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में, तो 1990 में बृजमोहन अग्रवाल पहली बार रायपुर टाउन जो है वो उस समय हुआ करता था निर्वाचन क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश में था और वहां से वो विधानसभा के लिए चयनित हुए थे। अब 1993 से 98 तक वो उसी निर्वाचन क्षेत्र से चयनित हुए, यानी लगातार 3 बार वो विधायक बने। फिर उसके बाद नवंबर 2000 में नया प्रदेश का गठन हुआ, जिसके बाद भी 2003 में जब चुनाव हुआ तो उसमें सत्ता में आई जो भाजपा पार्टी ने उनको जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। वो जीत कर आए और उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ। आपको हैरानी की बात कि इसी वर्ष जब वो 2003 में जब वो मंत्री बने तो उनको 2005 में 2006 में उनको लगातार अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। जैसे कि उनको कैबिनेट मंत्री तो थे ही, उनको जो है खेल का भी, वन विभाग का भी, यहाँ तक कि कृषि विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ये काफी बड़ा होता है कि एक मंत्री के ऊपर लगभग 9 विभाग जो है प्रमुख विभाग उनको दिया गया था, जिसका संचालन उन्होंने शायद वो बखूबी किया। और 2008 में जब यहाँ का पुनर्गठन हुआ और यहाँ का सीमांकन किया गया विधानसभा के लिए, जिसके बाद रायपुर के जो सीटों को है उसको 9 विधानसभा सीटों में विभाजित किया गया, जिसमें से शहर में 4 सीटें रायपुर पश्चिम, रायपुर ग्रामीण, रायपुर उत्तर और रायपुर दक्षिण,
4 जो है ये सीमांकन के बाद ये सीटें निकल के आई, जिसमें रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल ने पूना से अपना दांव वहां पे खेला। तो वहां पर आप देखेंगे कि रायपुर दक्षिण से वो 2008 के बाद से 2013 का चुनाव देख लीजिए, 2018 का चुनाव देख लीजिए और अभी हाल ही में 2023 का चुनाव देख लीजिए, वो लगातार उनकी बढ़त के साथ लगातार वो लीड लेके जीतते चले आए हैं। और 2023 में तो उन्होंने एक बहुत बड़ी लीड लेकर जीत हासिल की है, जबकि इस बार कहा जा रहा था कि बृजमोहन शायद कमजोर पड़ेंगे और बृजमोहन के खिलाफ जो है प्रत्याशी काफी प्रभावी है, कांग्रेस में जिनका था वो संत भी थे। तो इस बार माना जा रहा था कि बृजमोहन अग्रवाल शायद उतना प्रभावकारी साबित नहीं होंगे, लेकिन जब उसके नतीजे आए तो नतीजों ने सारे जो कयास थे, आकलन चीज गलत साबित कर दिया। बृजमोहन अग्रवाल अपराजय थे और अपराजय रहे। तो ये बृजमोहन अग्रवाल का आप राजनीतिक कैरियर के हिसाब से देखें तो एक बहुत बड़ा उनका जो है कैरियर है।